प्रोडक्ट पर आज एसोसिएशन के कारण ही आज अपना सेल टैक्स 4% पर आया है। इसके तो ठीक है, रजिस्टर्ड डीलरों के लिए है, टोटल में भी 4 ही है, 4.6 आफ्टर सरचार्ज, तो काफी अच्छा और पहले 12% था। उसी तरह एसोसिएशन लेवल पर और भी अभी बीच में कंजम्पशन टैक्स एक लगा था, तो अपने एसोसिएशन ने इमीडिएट एक्शन लिया और वो कंजम्पशन टैक्स अपने प्रोडक्ट पर हट गया, कन्वर्टेड प्रोडक्ट पर लग्जरी टैक्स। तो काफी काम होता है। और भी अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ तो है ही, पूरे एफसीबीएम लेवल पर भी। अभी एफसीबीएम लेवल पर सेस फंड गवर्नमेंट से मिला था और उस पर काफी बड़ा प्रोजेक्ट रिसर्च का हुआ है और सभी मेंबरों को शायद उसकी बुकलेट भी भेजी गई है और सबको मिली होगी। तो और अभी अपने इकमा ने एक मैंगो सेमिनार और मैंगो एग्जीबिशन हुआ था हार्टिकल्चर सोसाइटी में, उसमें भी अपने इकमा ने भाग लिया था, सेमिनार में भी, वर्कशॉप में और एग्जीबिशन में। तो वहां पर भी काफी अच्छा रिस्पांस मैंगो ग्रोवरों का और डीलरों का था कि, और बक्सा काफी पूरे इंडिया से हम लोगों ने मंगवाया था बक्सा, डिफरेंट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स पैकिंग का, और लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया कि इस तरह की यदि बक्सा कोलगेटेड बॉक्स अवेलेबल है तो वे ज्यादा से ज्यादा इसका उपयोग करेंगे। तो यदि अपने सब यूनाइटेड होकर एसोसिएशन का उपयोग करें तो अपने सभी लाभान्वित होंगे। थैंक यू। धन्यवाद आरती साहब। मुझे यकीन है कि हमारे मेंबर जरूर नए मेंबर्स को लाएंगे और आर&डी सेंटर भी यूज करेंगे। आइए इस सेशन के आखिरी टॉपिक की तरफ चलते हैं, यूज ऑफ हायर कॉस्ट पेपर। हेमंत जी, सर विशल, कैन वी हैव दैट स्लाइड? जब अपनी इंडस्ट्री इतनी अंडर ऑक्युपाइड है, मेरे ख्याल से ऑल ऑर्डर्स आर वेलकम, वेदर इट इज रश ऑर्डर, फ्लाइंग ऑर्डर्स, अनप्लैन्ड ऑर्डर्स, ऑर्डर्स आर ऑलवेज वेलकम। और अपने को वो एग्जीक्यूट भी करना है और इतना टाइम भी नहीं है कि अपने राइट जीएसएम, राइट बीएफ, राइट साइज की रील मंगाए। तो इसके लिए अपने को माल बना के देना है और अपने को हायर जीएसएम का, हायर बीएफ का और हायर साइज का रील यूज करनी है। तो इस चीज को, इसमें वेस्टेजेस तो है, इसमें न तो सुपरवाइजर का दोष है न लेबर का दोष है, ये मैनेजमेंट को ही कंट्रोल करनी है। और कैसे करनी है, कुछ टिप्स है यहाँ पर। अगर इसके अलावा भी कुछ और टिप्स हो तो आप लोग सबको बताएं। एक तो ये रास्ता है कि अपने मैक्सिमम जितनी बड़ी साइज हो वो साइजों के रील अपने पास रखें। तो इससे क्या फायदा होगा कि सपोज कीजिए अपने को 7 प्लाई की बक्सा बनानी है जिसमें 26 इंची का कागज लगता हो। अगर अपने पास 26 इंची का कागज नहीं है, 39 इंची का कागज है, तो अपने एक 26 इंची और एक 13 इंची के 2 प्लाई लाइनर्स निकाल सकते हैं और 2 13 इंची के लाइनर्स को बीच की पेस्टिंग में डाल के 7 प्लाई बॉक्स बना सकते हैं। इसके लिए अपने को कोरुगेशन मशीन पे स्लिटिंग अटैचमेंट होना जरूरी है। कुछ नहीं लगता है उसका, कोरुगेशन मशीन के कॉस्ट के सामने उसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है। और स्लिटिंग मशीन से एक और फायदा है, आजकल 3 प्लाई और 5 प्लाई बॉक्सेस काफी पॉपुलर हो रहे हैं। 3 प्लाई फ्लैप, 5 प्लाई बॉडी। तो जनरली देखते हैं कि लोग 2 रन चलाते हैं, फ्लैप के लिए, बॉडी के लिए अलग और डेकल के लिए अलग। अगर अपने पास स्लिटिंग अटैचमेंट लगा हुआ है तो अपने सिंगल रन में ही से वो दोनों चला सकते हैं। इससे अपने को एक ये फायदा भी है कि दोनों तरह की इन्वेंट्री समान रहेगी, एक ज्यादा एक कमती नहीं होगा, तो डेफिनेटली उसमें अपनी वेस्ट बचेगी। एक और ये है कि कई बार ये लगता है कि इसमें 40 इंची माल चाहिए, पर 40 इंची माल तो नहीं है, रश ऑर्डर है। अगर अपने एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो दूसरा दे देगा, दूसरा दे भी देगा पर पार्टी का कॉन्फिडेंस खराब होगा कि भाई टाइम पे माल नहीं मिलता है।
तो उस टाइम में जैसे इन दिनों में देखा जा रहा है कि पेपर प्राइस बढ़ रहे हैं, तो उस टाइम में मैं समझता हूँ कि अगर घर में 42 इंच की रील है तो अपने को 40 इंच के भाव में खा लेनी चाहिए। क्यों? उसमें नुकसान नहीं है। क्यों? 4% का लॉस है। नया माल खरीदेंगे तो 5% ज्यादा लगना है, 700, 800, 1000 रुपए ज्यादा लगना है। तो मेरे ख्याल से अपने सर्विस इंडस्ट्री में है, अपने को सर्विस तो देनी पड़ेगी, चाहे रश ऑर्डर आए, चाहे वो ओवरनाइट मांगे, अपने उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते। अपने को यही देखना है कि इन रश ऑर्डरों को, अनप्लान्ड ऑर्डरों को किस तरह एग्जीक्यूट करें। एक सबसे बढ़िया रास्ता ये है कि अपने पार्टीशंस में यूज करें। जैसे अगर कोई माल में 35.5 इंच बाई 56 इंच में अगर 5 प्लाई 100 का बॉक्स बन रहा है, अपने पास 35.5 इंची नहीं है, उसके साथ में कोई पार्टीशन निकल रहा है जिसमें 5.5 इंच बाई 55 इंच लग रही है, तो मेरे ख्याल से अपने को क्लब करके, भले ही अपने कुछ हाई बीएफ का पेपर यूज कर रहे हो, पर अपने को लालच नहीं करना चाहिए, साथ में निकाल देना चाहिए, क्यों इससे भी अपनी सेविंग है। क्यों? अगर अपने वो ऑर्डर छोड़ते हैं तो पार्टी का कॉन्फिडेंस खराब होता है। वी हैव टू लिव इन द इंडस्ट्री, वी हैव टू एग्जीक्यूट ऑल दिस ऑर्डर, एंड सो वी हैव टू बी वेरी वेरी एक्टिव, और ये डिसीजन अपने को लेना है और किसी भी तरह ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। थैंक यू। हेमंत जी, आपने बहुत प्रैक्टिकल बातें कही। इसी के साथ हम हमारे सेशन के एंड पे आते हैं। कोई सवाल या कोई सजेशन? इससे पहले कि मैं अपने नए सेशन में जाऊं और नए स्पीकर्स को बुलाऊं, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे एग्जिस्टिंग स्पीकर्स के, श्री सतीश कपूर साहब, श्री बिप्लब दत्ता जी और श्री मिलन कुमार जी। जोरदार तालियों के साथ थैंक यू सो मच सर। कन्वर्शन रिलेटेड और डिज़ाइन रिलेटेड मैं चाहूँगा कि हमारे दो नए स्पीकर्स स्टेज पर आए, मिस्टर एस एल गुप्ता और मिस्टर चेतन शाह। सर्वेश्वर, कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड? हमारा पहला मेन टॉपिक है कोरुगेशन रिलेटेड, और इसकी जो पहली पॉइंट है स्टार्टअप वेरिएबल स्पीड। इसके लिए मैं आरती साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने प्रेजेंटेशन को सामने रखें। सर्वेश्वर, स्टार्टअप वेरिएबल स्पीड। अपने जब कोरुगेशन स्टार्ट करते हैं या स्टॉप करते हैं, उस टाइम में काफी वेस्टेज होती है, तो उसको किस तरह कंट्रोल किया जाए उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। दूसरा है मेरा टॉपिक, दूसरा इसके बाद का टॉपिक है बॉन्डिंग कोल्ड वर्सेस गम के बारे में, कि इसको विस्कोसिटी, सॉलिड्स, परसेंटेज और कोल्ड वर्सेस हॉट गम एंड अदर्स, इसके बारे में एक डिस्कशन है। अब स्टार्टिंग स्टॉप वेस्टेज। शुरू में जब आप मशीन स्टार्ट करें कोरुगेशन, तो अपने को प्रेशर रोल जो कोरुगेशन मशीन का है उसको प्रॉपर्ली सेट करना चाहिए, और बोथ एंड्स में इक्वल प्रेशर होना चाहिए, नहीं तो जो शीट निकलेगी वो वेस्टेज ही होगी। और दूसरा, अपने को हीट भी प्रॉपर मशीन शुरू होने के पहले एडजस्ट कर लेनी चाहिए, अन्यथा जो शीट निकलेगी वो या तो डीलेमिनेटेड होगी, या उसमें ब्लिस्टर्स होंगे, या उसमें गैस बोर्ड होगा। अपने को स्टार्टिंग के टाइम में जनरली यदि अपने वेरिएबल स्पीड मोटर यूज नहीं करते हैं कोरुगेशन मशीन में, तो स्टार्टिंग के टाइम में जनरली 10 मीटर के करीब वेस्टेज मिनिमम होता ही है। यदि अपने पास वेरिएबल स्पीड मोटर कोरुगेशन मशीन में लगा हुआ है, तो अपने वेस्टेज को मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको 3 से 4 मीटर के अंदर
मिनिमाइज किया जा सकता है। जितना कम अपने मशीन को स्टॉप करेंगे उतना कम वेस्टेज होगा। यदि मशीन बार बार यदि अपनी रील बदलेंगे, रील साइज बदलेंगे तो ज्यादा वेस्टेज होगा। जैसे अपने पहले फर्स्ट में डिस्कस किया कि यदि रील डायमीटर बड़ा होगा तो रील कमती यूज करनी पड़ेगी तो वेस्टेज कम होगा। रील डायमीटर यदि छोटा है तो रील ज्यादा होगी तो वेस्टेज वहां भी बढ़ जाएगी। और जब रेसेस टाइम होता है, टिफिन टाइम या टी टाइम होता है, कम से कम अपने को चाहिए कि कोरुगेटिंग मशीन चलती रहे, उसको स्टॉप न किया जाए। जरूरत हो तो अपने वर्करों का जो ड्यूटी है स्टेगरिंग कर दी जाए तो अपने मिनिमम वेस्टेज होगा। और जब रील स्टैंड में रील का डायमीटर एकदम कम हो जाता है उस टाइम में भी यदि अपने स्पीड को वेरिएबल स्पीड मोटर के द्वारा कम कर देवें तो अपने वेस्टेज कम हो जाएगा। यह है स्टार्टिंग और स्टॉप के टाइम में किस तरह अपने वेस्टेज मिनिमम कर सकते हैं इसके बारे में। तो जैसे आरजी साहब ने बताया कि अगर मशीन पे वेरिएबल स्पीड ड्राइव लगा हो तो वेस्टेज कम होगी। तो यहाँ पर अपने कितने लोगों के पास कोरुगेशन मशीन में वेरिएबल स्पीड ड्राइव लगा हुआ है? तो आरजी साहब, आपके हिसाब से वेरिएबल स्पीड ड्राइव होने से, हाँ मैं ये पूछ रहा था कि उसकी कॉस्ट क्या है और सेविंग कितनी है? वेरिएबल स्पीड ड्राइव की कॉस्ट करीब 35 से 40 हजार रुपये आएगी और सेविंग काफी होगी। मैं आलोक को बोलूंगा वो बतलाए कितना सेविंग होगा। कॉर्डलेस माइक। अगर आप वेरिएबल स्पीड ड्राइव से है ना मशीन चलाते हैं तो उसमें सेविंग तो डेफिनेटली होगी, क्योंकि आप स्टार्ट जब करते हैं तो एकदम मिनिमम स्पीड में चलाइए मशीन को, तो जो भी सेटिंग टाइम है तो उसमें पेपर के वेस्टेज जो था उतनी ही कम होगी। अगर आप एक ही ना स्पीड में मशीन चलाते हैं तो उसमें पेपर वेस्टेज बेसी होगी। और एंड ऑफ द रील भी वही चीज़ है कि अगर आप जब रील शेष होती है तो उस टाइम भी अगर आप ना स्पीड कम कर दें तो जो कोरुगेशन में पेपर इधर उधर भागती है वो भी नहीं भागेगी, तो आपके कोरुगेशन का वेस्टेज वहाँ पर भी मिनिमाइज हो जाएगा। तो उसमें डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप एंड ऑफ द डे देखें तो करीबन ना 50 मीटर आप सेविंग कर सकते हैं। 50 मीटर। हाँ बताइए। पूरा टाइम स्लो चला लें, अभी उसको स्पीड का ऑप्शन नहीं है। अभी ऑपरेटर को स्पीड का ऑप्शन नहीं है। वो मेरा 5 मीटर खराब किया, 10 मीटर खराब किया, उसके बाद तो उसको स्पीड में चलना ही है। बिल्कुल। आपने जब वेरिएबल स्पीड दे दिया, ये प्रॉब्लम हम लोग को है। दूसरी वी आर रनिंग लूम्स का स्पीड एडजस्ट हो जाता है, तो जहाँ 800 मीटर आना चाहिए वो 600 मीटर में चलाता है। मेरे जिन लोगों के पास वेरिएबल स्पीड ड्राइव है, मेरे से उनसे क्वेश्चन है कि यदि वेरिएबल स्पीड ड्राइव से हम लोग सेव करेंगे, डेफिनेटली हमारा पेपर वेस्ट रुकेगा। पर क्या हम ऑपरेटर को मौका नहीं दे रहे कि वो पूरा बजाय 2 मिनट कम स्पीड पे चलाने के उसको शूट करता वो 6 घंटा। देखिए आज के दिन में अपने मैक्सिमम फैक्ट्रीज में जो लेबर हैं कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में है, तो उन लोग चाहते हैं कि हम लोग को जितना स्पीड में प्रोडक्शन हो उतनी अच्छी है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो उन लोग को तो अगर 50 मीटर में भी चले तो उनके लिए बेटर है। तो आप वो उस हिसाब से देखिए, आप जहाँ पर अगर लेबर है ना मंथली सिस्टम में है तो देखिए वो वाला है, किंतु आप पेपर में जो सेविंग करोगे वो आप लेबर कॉस्ट उससे आप है ना मेकअप कर सकते हो। लेबर कॉस्ट आप हार्डली मैटर्स इन दिस रिस्पेक्ट। चलिए हमें और कोई इश्यूज में नहीं जाना, वेस्टेज के बारे में ही बात करनी है। लेबर इलेक्ट्रिक में चले जाएंगे तो फिर 1-2 घंटा और एक्सटेंड करना पड़ेगा प्रोग्राम को। चेतन भाई कुछ कहना चाहते हैं? मैं आरजी साहब से एकदम सहमत हूँ। अगर वेरिएबल स्पीड ड्राइव हो तो प्रैक्टिकली जब अपने हेवी ग्रामेज की पेपर मशीन में चलाते हैं
150 ग्राम या 180 ग्राम के या लॉन्ग फाइबर पेपर्स, उस समय प्रैक्टिकली हीट कम हो जाता है मशीन में, जिससे या तो मशीन बंद करना पड़ता है कि कंपेटेबल हीट हो उसके बाद चले, या तो आदमी अनजाने में चला लेता है जिसके कारण अपना वेस्टेज बढ़ता है। तो अगर ये उस समय अपने मशीन भी चालू रख सकते हैं, मशीन की स्पीड भी कम कर सकते हैं और उस समय अपने ये उसी हीट में वो माल भी चला सकते हैं। यानी कि घूम फिर के ये बात है कि न केवल वेस्टेज बचाता है वह स्पीड वेरिएबल स्पीड ड्राइव, बल्कि वो माल की क्वालिटी को भी सुधारता है। चलिए मोटा माल निकलेगा। चलिए यहाँ पर एक सर्वे करते हैं कि हम लोगों में से कितने लोगों के पास में वेरिएबल स्पीड ड्राइव है। शायद हार्डली 1 या 2% के पास हैं, 3% के पास हैं। तो हम लोग बाकी के 97% को यह मौका है कि हमारे फैक्ट्री में कुछ वेस्टेज कम करें वेरिएबल ड्राइव लगा के। आइए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। बॉन्डिंग कोल्ड वर्सेस हॉट, विस्कोसिटी एंड सॉलिड्स। आरजी साहब। अब अपने बॉन्डिंग के बारे में जानते हैं। बॉन्डिंग क्या है? बॉन्डिंग वो चीज है, यदि अपने दो पेपर के बीच में जो चिपकाव आया है उसको यदि हाथ से खोले तो इजीली न खुल जाए, पेपर को दूसरे पेपर को लेकर ही खुले, पेपर का फाइबर को लेकर खुले, तब तो वो बॉन्डिंग ठीक है, अन्यथा वो बॉन्डिंग ठीक नहीं है। तो अब इस बॉन्डिंग कैसे ठीक होगी, इसके बारे में क्या है कि क्या क्या चीज जरूरी है, अपने को जानना जरूरी है। बॉन्डिंग के लिए विस्कोसिटी ऑफ द गम बहुत जरूरी चीज है। तो अपने कितने लोग जानते हैं कि किस विस्कोसिटी में अपने को कोरुगेटिंग गम या पेस्टिंग गम चाहिए जिससे अपनी बॉन्डिंग ठीक हो? तो कोरोगेशन ठीक होगा ना पेस्टिंग ठीक होगा? हाँ, तो अलग है। तो कोरोगेशन में जो प्रचलन है आज के दिन चल रहा है, उसकी विस्कोसिटी हम रेडवुड नंबर 2 में जब मेजर करते हैं या जो कप हमारे यहाँ मिलता है उसकी समझिए कि 3 मिनट विस्कोसिटी होनी चाहिए। वो तो मेजरमेंट है ना। फोर्ड कप नंबर 4 जो यूजुअली यूज होता है उसमें कितनी विस्कोसिटी होगी? उसमें ऐसा है, पेस्टिंग की विस्कोसिटी नियर अबाउट 60 सेकेंड्स होनी चाहिए पेस्टिंग में, और कोरोगेशन में नियर अबाउट 200 सेकेंड्स। और कोई इस पर कुछ ऐड करना चाहेगा? नहीं, ऐसा है, देखिए दैट इज ट्रू। यदि विस्कोसिटी जितनी इसकी कम होगी उतना ही एडिशन बेटर होगा और कंजम्पशन बेटर होगा। इसे हमारा यदि कंजम्पशन कम है तो हम कॉस्ट सेव करेंगे, लेकिन यहाँ प्रचलन ऐसा है कि जितना मोटा उतना ही अच्छा होता है। तो इसलिए हम लोग विस्कोसिटी ये देखते हैं कि कितना भारी मटेरियल है, ये प्रचलन चलता आ रहा है। धानुका जी, आप इस लाइन में माहिर हैं, तो आपको प्रचलन के साथ नहीं चलना चाहिए, आपको टीच करना चाहिए कि ये ग्लू बेस्ट है, इसके लिए आप ये ग्लू लीजिए, मैं ये पैसा लूंगा। आपको धारा में बहकर आप जो भी ग्लू मांगे वो दे दें, वो बेकार बात है। ऐसे की बात तो सेकेंडरी है, बस बात है क्या नो पर्सनल कमेंट। नहीं, पर बात ऐसी है कि इसमें क्या अच्छा है क्या खराब है। यदि विस्कोसिटी कम है और हमारा प्रॉपर स्टिकीनेस है, जिसमें सॉलिड परसेंटेज भी काउंट नहीं करता है, वो अपने आप नंबर ऑफ शीट्स बेसी मिलेगी, कंजम्पशन कम होगा, ड्राई फास्ट होगा, तीनों एडवांटेज मिलेगी। लेकिन हम इसके रिवर्स चलते हैं, हम रियली क्या देखते हैं कि ग्लू जितना मोटा है उतना ही बेटर है और सॉलिड। यदि आप गम के बारे में सॉलिड परसेंटेज, विस्कोसिटी, टेम्परेचर, जेल, पीएच, जो भी प्रॉपर्टी गम की पेस्टिंग या कोरुगेशन के बारे में चाहिए, उसके बारे में यदि राइट अप हम लोग को दे सकें तो सभी मेंबरों को
इससे फायदा होगा और आपको भी प्रत्येक जो कस्टमर हैं उनको डील करने में सुविधा होगी। आइटम हम दे देंगे, जो लेकिन करेक्ट और रिक्वायर्ड है, जिसे आपने कहा धारा है, धारा के साथ भी चलकर जिससे लोग अपने बोर्डिंग भी अच्छा हो और इकोनॉमिकल भी हो, उस तरह का यदि कुछ आप अपना राइट अप दे सकें तो आज के लिए, आज इस कॉम्पिटिटिव वातावरण में ये बहुत जरूरी है। ये तो आप भी मानेंगे। बात ऐसी है कि कॉम्पिटिटिव वातावरण में नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। पहले हम लोग के यहाँ कोई कोल्ड प्रोसेस का एडिसिव ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था, कोई नहीं बनाता था और प्रिविलेंट नहीं था। बनाने की बात अलग है, प्रिविलेंट नहीं था। अब डेवलपमेंट नया हुआ है कि हम पेस्टिंग मशीन में कोल्ड वाटर ग्लू यूज कर सकते हैं विदाउट यूजिंग हीट एंड लोअर सॉलिड्स। तो लोअर अपना गम में प्रोग्रेशन और पेस्टिंग में क्या होना चाहिए जिससे अपनी बॉन्डिंग अच्छी हो, इसके बारे में कोई प्रकाश डालना चाहेगा? सॉलिड। अब कोरुगेशन में कितना होना चाहिए, पेस्टिंग में कितना होना चाहिए, इसके बारे में कोई प्रकाश डालना चाहेगा? 12, 14, 16, 18, 20. 8 or 10 is out. It has no meaning. चोखानी जी आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? आप बहुत पुराने इस लाइन में हैं, सॉलिड परसेंटेज के बारे में। माइक थर्ड रो में। We check 1 to 4, 1 to 5, 1 to 6. अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं 1 to 7 कोरुगेशन में या पेस्टिंग में? दोनों में। 1 to 7 40% सॉलिड। पर कोरोगेशन में उसको थोड़ा और ये कर देते हैं, पतला कर देते हैं, लेकिन पेस्टिंग के लिए 1 to 7। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? अब अपने चलते हैं कि अपना गम का कंजम्पशन कोरुगेटिंग और पेस्टिंग में क्या होना चाहिए, किस तरह से अपने इसको कंट्रोल करें कि कितना प्रोडक्शन हुआ, उसमें पेस्टिंग गम का कंजम्पशन कितना हुआ, वो ठीक हुआ या कम हुआ या बेसी हुआ। उसी तरह कोरुगेशन गम का कंजम्पशन कितना हुआ, वो कम है या बेसी है, इसके बारे में कोई प्रकाश डालना चाहेंगे? कितना हुआ या नहीं हुआ? व्हाट शुड बी द मेजरमेंट यार्डस्टिक? Daily production, if the note is taken of the daily production, what is the area? What is the area we have produced from that particular quantity of gum? You take the proper figure, then you can find out. हुआ कितना होना चाहिए और क्या हुआ? How to find out कि कम हुआ या बेसी हुआ? कितना हुआ तो मालूम पड़ जाएगा, कितना होना चाहिए। That data you have to prepare from experience. This much we have done this time. Again we are doing with the separately with the another quantity, and if you find which quality is better, because there is no special data from any organization that this should be the proper output. লিকুইড ব্লু কিনি এতে 100 কেজিতে 2000 স্কয়ার মিটার কভার হয়। এটাই মোটামুটি স্ট্যান্ডার্ড ধরে নিয়ে কাজ করা যেতে পারে। 100 কেজিতে 2000 স্কয়ার মিটার মানে যার কোনো পেপার 120 into 100 to 140 150 কেজি আবার এগ্রো বেস পেপার এগ্রো বেস कोरुगेशन में गम कंजम्पशन कॉप वैल्यू पोरोसिटी या पेपर पर भी डिपेंड करता है और कुछ ग्रामेज पर भी डिपेंड करता है, किंतु एवरेज में डिफरेंट
लेते हुए भी 20 ग्राम से 25 ग्राम पर स्क्वायर मीटर लिक्विड गम का यदि कंजम्पशन हो रहा है प्लस माइनस 10% में, तो इट इज आइडियल सिचुएशन। पाउडर में अकॉर्डिंग टू सॉलिड परसेंटेज यू हैव टू फाइंड आउट किस सॉलिड परसेंटेज का आप गम यूज कर रहे हैं, उससे पाउडर गम को फाइंड आउट कर लें। सभी ग्रामेज का मैं जनरली बोल रहा हूं एवरेज में। उसी तरह पेस्टिंग में 45 से 50 ग्राम पर स्क्वायर मीटर और सॉलिड में सॉलिड परसेंटेज के हिसाब से जान लें कि पाउडर गम कितना यूज होना चाहिए। अब व्हाट आर द अदर प्रॉपर्टीज which is important for gum consumption control? और दूसरी प्रॉपर्टीज भी क्या गम में होनी चाहिए? अपने को पीएच वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच वैल्यू 8.5 से 10 के अंदर में होना चाहिए। यदि हायर स्पीड मशीन है तो 11 तक भी पीएच वैल्यू जरूरी हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। अपने कॉमन वेस्टेजेस क्या होती हैं कोरुगेशन या पेस्टिंग स्टेज में? डीलेमिनेशन और कोरुगेटेड शीट होती है, या वेस्ट बोर्ड इफेक्ट होता है, या ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, या वेब बोर्ड तैयारी होता है। ये क्यों होता है और इसका क्या रेमेडीज है? नेक्स्ट, डीलेमिनेशन में गम एस्पेक्ट है। यदि इनसफिशिएंट विस्कोसिटी है तो डीलेमिनेशन होने की चांस काफी है। यदि लो सॉलिड कंटेंट है काफी तो भी डीलेमिनेशन हो सकता है, और यदि गम एप्लीकेशन कम किया गया है तब भी डीलेमिनेशन हो सकता है। उसके अलावा मशीन एस्पेक्ट, हीट वगैरह, रोलर प्रेशर आगे हम लोग डिस्कस कर सके हैं। प्रोसेस एस्पेक्ट और पेपर एस्पेक्ट भी है, जो कि मॉइस्चर, कॉप वगैरह, अनइवन सरफेस ऑफ पेपर, इनके कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट, वेस्ट बोर्ड। यदि वेरी हाई एल्कलाइन एडिसिव है तो वेस्ट बोर्डिंग इफेक्ट हो सकता है। एक्सेस ग्लू एप्लीकेशन यदि होगा तो वेस्ट बोर्ड हो जाएगा। एक्सेसिव मॉइस्चर पेपर में है तब भी वेस्ट बोर्ड का इफेक्ट आ सकता है, और लैक ऑफ प्रॉपर प्रेशर होगा तब भी वेस्ट बोर्ड इफेक्ट आ सकता है। ब्लिस्टर्स, इनसफिशिएंट एडेसिव एप्लीकेशन होगा तो ब्लिस्टर्स फॉर्म होगा। वेरिएबल विस्कोसिटी ऑफ गम है तो ब्लिस्टर फॉर्म होगा। टू मच हीट यदि दिया गया है तो ब्लिस्टर्स फॉर्म होगा। टू मच ज्यादा स्पीड है मशीन की तो ब्लिस्टर फॉर्म हो सकता है। यदि पेपर में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, वेवीनेस है, तब भी ब्लिस्टर फॉर्म हो सकता है। प्रेशर इम्प्रॉपर है तो ब्लिस्टर फॉर्म हो सकता है। वेरिएबल पेपर का कॉप यदि ठीक नहीं है, कम बेसी है, तो ब्लिस्टर फॉर्म हो सकता है। और मशीन और रोलर का डिफेक्ट है, अलाइनमेंट है, मशीन का ग्राइंडिंग ठीक नहीं है, रोलर का ग्राइंडिंग ठीक नहीं है, तब भी ब्लिस्टर फॉर्म हो सकता है। वेब बोर्ड, एक्सेसिव मॉइस्चर बोर्ड में है तो वेबनेस आएगा। कॉप वैल्यू ज्यादा है तो वेब बोर्ड होगा। मॉइस्चर, दो पेपर अपने यूज किया है, उसमें मॉइस्चर परसेंटेज कम बेसी है तो वेब बोर्ड होगा। और यदि वेब टेंशन मशीन का ज्यादा है तो वेब बोर्ड तैयारी होगा। तो इन सब के लिए अपने को विस्कोसिटी, सॉलिड कंटेंट, एल्कलिटी, मशीन, पेपर, सब चीज पर अपने को कंट्रोल रखना पड़ेगा, जिससे कि अपना वेस्टेज मिनिमम से मिनिमम हो। थैंक यू सर। टू साइड्स, वन इज द फिजिकल स्टोरेज, अनदर इज द बुक्स में अपन उसका हिसाब ठीक से रखें। आपको मान लो 500 डब्बे का ऑर्डर है तो आप उसको बोलिए पार्ट ड्रिल से ही वो माल बनेगा, चाहे मेरा 2 इंच वेस्टेज इधर से जाए
चाहे मेरा ग्रामीण में 10% जाए, यार उस यदि आप 100 किलो के लिए आपने 500 किलो की 2 रोल खोल के लगा दी, दैट इज नो सॉल्यूशन, उसमें आपको सिर्फ लॉस ही होगा। फुल रील हैज फुल वैल्यू, अगेन आई एम रिपीटिंग, आप दिमाग में एक चीज रखिए, फुल रील हैज फुल वैल्यू, पार्ट रील हैज ए हाफ वैल्यू। मैंने एक फैक्ट्री बंद करी, पार्ट रीलें, बची हुई पार्ट रीलों को मैंने 5 रुपये 6 रुपये किलो में बेचा। फिर मुझे रियलाइज हुआ यदि 10-10 किलो की रील यदि बेचना ही था तो उसको मुझे 2 साल पहले बेचना चाहिए था। आई सी यदि पार्ट रील हम काम में नहीं ले सकते हैं तो देयर इज नो हार्म, वी कैन डिस्पोज ऑफ। जैसे कभी कभी क्या होता है कि रील के ऊपर 2 किलो 4 किलो 5 किलो बच जाता है, विच यूज भी करने लायक नहीं होता है, आप या तो उसको पूरा वेस्ट में बेच दीजिए, कर लीजिए। अदरवाइज पार्ट रील यदि जनरेट होती है, मेरे ओल्ड ऑर्डर्स के कारण पार्ट रील जनरेट होगी। आप जैसे जो बोलते हैं भाई आप पार्ट रील को पेपर कटिंग में काम में ले सकते हैं, पेपर कटिंग पार्ट रील से प्रीफर करिए। और ये भी फैक्ट है कि आप 2 रील लगा रहे हैं 400-400 किलो की, तो 1 रील आपकी चल रही है कोरिगेशन में, तो नेचुरली दैट रील विल, दोनों की यदि लेंथ बराबर है तो 2 रील यू नीड सम थर्ड रील टू सपोर्ट दैट, एंड दैट इज वेयर इफ यू आइडेंटिफाई जॉब करते समय कि हमारे पास उसकी यदि पार्ट रील है तो हम या तो पहले लगा लें या बाद में लगा लें। तो यदि उसकी 5000 मीटर लेंथ है तो वहाँ हमको 6500 मीटर लेंथ चाहिए, वो तो कम पड़ना ही है आपका। दिस इज द वे। सेकेंडली अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग यदि जैसे आप जो भी खाता मेंटेन करते हैं, आप देख रहे हैं मान लो 44-100 ग्राम का माल है, वहीं पर आपकी पार्ट रीलों का भी हिसाब रहे। और इसी तरह बोलना बहुत आसान है, फिजिकली भी जहाँ 44-100 ग्राम की फुल रील है, पार्ट रील भी उसके सामने में रहे तो शायद आप उसको ज्यादा बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, हम लोगों में से क्या सब कुछ पार्ट रील्स को मैनेज करते हैं या बस वो वर्क फ्लोर के लेवल पे छोड़ दिया जाता है कि जब मन आया काम में ले लिए? क्या हमारे पास फिगर्स रहते हैं कौन कौन स्टॉक रखता है पार्ट रील का बुक्स में? काफी कम लोग हैं मेरे हिसाब से। जो लोग नहीं रखते हैं वो अगर रखें तो कुछ फायदा होगा उनको। पूरा प्रॉफिट पार्ट रील। बिल्कुल। पार्ट रील के बारे में और भी सजेशन কিছু বলতে চাইছো বাবলু? হ্যাঁ, তুমি কিছু পার্ট রিল ব্যাপারে বলছিলে। পার্ট রিলটা আমাদের যে পার্ট রিলটা বাঁচে, মানে ধরুন একটা প্রোটেকশন নিচ্ছি আমরা, সেই প্রোটেকশনটা পুরো মানে লাগছে না, কত 400 কিলো করে 2টো রিল তুললাম, মধ্যে 200 কেজির কাজ করে 200 কেজি নামিয়ে দিলাম, সে তো পার্ট রিল বাঁচবেই। বাঁচবে, কিন্তু ওটা আমাদের কাজে নিতে হবে মনে করে। কাজে নিতে হবে। ধরুন আপনার এই অর্ডারটা হয়তো এখন নেই, কিন্তু পরবর্তী কতদিন পরে আসবে। এবার আপনারা যেমন বললেন যে আমার এই মালটা অন্য কাজে নিতে হবে, সেই সময় তাহলে আমি নিতে পারছি না, কেননা এটা বড় আছে ওটা ছোট আছে, সেটাও তো মাথায় রাখতে হবে। এটা আপনি ওস্টেজ আপনারা বললে তারপরে তার মিস্ত্রিটা কাজে নিতে পারবে। ঠিক। কাগজ দুটোরই মেশারমেন্টের ব্যাপারটা আছে এবং দুটোতেই আমাদের ওয়েস্টেজ হয়। মেশিনের মেশারমেন্ট যেটা আছে টেকনিক্যাল, সেটা হচ্ছে ধরুন মেশিনটাকে ঠিক করে লাগানোর ক্ষেত্রে প্রেশার ঠিক আছে কিনা দেখা, লাইন ঠিক আছে কিনা দেখা, এটা একটা পার্ট। এটা যারা অপারেটর তারা পাশাপাশি যে মিসঅ্যালাইনমেন্টের হলে কি হয় সেটা আগে জানা দরকার। যে মিসঅ্যালাইনমেন্ট হলে লস সবচেয়ে বেশি। ধরুন যখন চলছে যদি মিসঅ্যালাইনমেন্ট থাকে করোগেশনে, তাহলে সরে গেল, সেটা মালটা নষ্ট হয়ে যাবে। নষ্ট দুরকমভাবে হবে। এক হলো যারা প্রপারলি ধরুন যতটা কাগজ দরকার হয় সেভাবে যারা অর্ডার দেয়, ধরুন 30 ইঞ্চি দরকার, 30 ইঞ্চি অর্ডার দিচ্ছে, কিন্তু মিসঅ্যালাইনমেন্ট করোগেশন হওয়ার ফলে সেটা 29 ইঞ্চি পাওয়া গেল, তাহলে বাক্সটা হবে না। বা সেই দিয়ে বাক্স যদি করা হয় তাহলে কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ ফেরত আসতে পারে, টোটাল ওয়েস্টেজ হবে। এই ওয়েস্টেজের কথা মাথায় রেখে অ্যালাইনমেন্টও ঠিক করা দরকার। খুবই সিম্পল থেকে শুধু মাথায় রাখলে কাজটা হয় যে কাগজ দুটো যেটা রুটিন এবং লাইনার, সে দুটোকে সমানভাবে যাতে পাশাপাশি থাকে, সমানভাবে দুটো জায়গায় ঠিকভাবে থাকে সে দেখা। এই দেখার ক্ষেত্রে যে রোলার স্ট্যান্ড আছে, সেই রোলার স্ট্যান্ডে দরকার হলে আপনারা নাম্বারিং করে রাখতে পারেন। নাম্বার থেকে মিলিয়ে নেওয়া যায়। কাজ যখন করছে এটা যে অপারেটর, তারই সবচেয়ে বেশি দরকার, তাকেই ট্রেন্ড আপ করতে হবে যে নাম্বারিং করে নিয়ে যদি থাকে তাহলে অ্যালাইনমেন্ট ঠিক থাকবে এবং ওয়েস্টেজটা কম হওয়া সম্ভব। বিদেশে অবশ্য অনেক কিছু আছে, যেটা হলো ওই কি বলে
সাইড ওয়ে মুভিং রিল, সেটা এখানে তো কারণ নেই। হ্যাঁ, ওয়েব লাইনার সেটা এখানে কারণ প্র্যাকটিক্যালি এটা বাইরে ব্যবহার হয় একটা আপনার ওই ফটো ইয়ে থাকে একটা সেন্সার, তাই দিয়ে ওটা নিজে অ্যালাইন হয়ে যায়, সেখানে দিতে হবে। আমাদের নিজেদের চোখ দিয়েই দেখে করতে হবে, এবং এটা যদি করা যায় আমার মনে হয় অনেকটা ওয়েস্টেজ, করোগেশনের যে ম্যাক্সিমাম ওয়েস্টেজটা যেটা কোনো কাজে আসে না পরবর্তীকালে, সেখানে মিনিমাইজ করা যাবে। फिंगर्स जब कोरोगेटिंग रोलर ये सपोर्ट देता है पेपर को, जब ये कोरोगेटिंग रोलर्स के अंदर से पेपर निकल के आ रहा है तो उसको सपोर्ट देता है। अगर ये इसका कोहेशन नहीं है बरोबर और पेपर को बरोबर लीड करके नहीं ले जा रहा है तो प्रॉब्लम्स आती है। एडिसिव का भी एप्लीकेशन डिपेंड करता है फिंगर्स के सेटिंग के ऊपर। नो, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि कागज की बॉन्डिंग बरोबर नहीं हुई। उसने क्या किया कि वो 2 प्लाई रोल्स चाहे सीट्स जो बन रही है उसकी क्वालिटी खराब हो गई। और तीसरी चीज जो ये सपोर्ट करता है, फिंगर्स जो सपोर्ट कर रही है, वो हीट एप्लीकेशन। नो, ये तीनों के कारण और बॉन्डिंग खराब होने के कारण ये जब 2 प्लाई सीट्स और रील्स जब निकली तो ये जैसे जैसे अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आगे जाते हैं तो वेस्टेज का माहौल बन जाता है। क्योंकि जब पेस्टिंग में गए तो पेस्टिंग के अंदर में भी अगर बॉन्डिंग खुल गई तो आगे जा करके वैसे रोटरी में भी हुआ तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। और फाइनली जब बोर्ड रिजेक्ट होता है तब अपने को समझ में आता है कि अरे यार ये तो वेस्टेज हो गया। नो, इसके लिए फिंगर्स का पूरा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपने क्या क्या चीज इसको ध्यान रखनी चाहिए इसको प्रिवेंटिव के हिसाब से कि फिंगर्स प्रॉपरली अलाइन रहे, वो बरोबर टाइट कसी हुई रहे, उनको बरोबर क्लीन करना चाहिए। इनकी ग्रुप्स के बीच के अंदर में जो बरोबर दूरी होनी चाहिए वो बरोबर रहे। और मशीन जब चल रही हो तो जो एप्लीकेटर रोलर है उसके साथ में कोई गेज लगा हुआ रहे, जिससे कि अगर वॉर्न आउट मैंने बीच बीच में चेकिंग कर लेना चाहिए, जिससे कि अगर कोई वॉर्न आउट फिंगर्स रहे हम उसको निकाल पाते हैं। और जब रन शेष हो गया शाम के टाइम में जब मशीन अपने बंद करके जा रहे हैं तो फिंगर्स को मैंने एडेसिव ट्रे को अपने को उतार करके अलग करते हैं, जिससे कि फिंगर्स डूबी हुई नहीं रहे। बड़ा फायदेमंद है हम लोग। तो अपने एक काउंट करते हैं कि अपने कौन कौन अपने कोरोगेशन फ्लूइड रोलर्स को ग्राइंड करा चुके हैं अभी तक। सभी करा चुके हैं। सब करा चुके हैं। लेकिन सर विद ड्यू रिस्पेक्ट टू कोठारी साहब लाइक टू करेक्ट यू 50 टन जब माल काम में लेते हो तो कोरोगेशन तो 17 टन का ही करोगे। नहीं आप यूं करोगे 29 टन माल में कोरोगेटिंग ये बनाऊंगा। प्लेन में थोड़ी ज्यादा लेंगे। 21 टन माल में वो बनाऊंगा। मेरा प्लेन में थोड़ी ज्यादा लेंगे। वही ब्रेकअप दे रहे हैं कोठारी जी। 21 टन माल में बनाऊंगा कागज यूज करूंगा और 29 टन माल मैं फ्लूट में यूज करूंगा। नो, आप उसका 29 टन माल जो फ्लूट में यूज करूंगा उसके हिसाब से ये मैनेज है। चलिए अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हाँ सर, बिग हिडन लॉ। हाँ सर, एक क्वेश्चन है ऑडियंस से। In fact, I have just spent some money on these. Good. Yes sir. Forget that money. My question to Mr. I'm Kothari. buying new machine. You said if we grind it, the flute goes up by say about 2 ratio 38 from 40. And that Not flute.
flute does not go Per meter? per meter length. In per meter length, if you see that there are 2 flutes are coming extra. But does that increase the consumption of paper? Since Then 2 your flutes flute per height is meter going are down. extra. No, Then- your flute height is going down. No. Flute height. No. You have grinded the rolls to achieve the same height which you were getting earlier. But diameter of the roll has gone down. The That's diameter why of the roll- flute will increase. Thank you. और कोई सवाल साहब? Between machines. Now इसको मैं 5 भाग में डिवाइड कर देता हूँ. 1 नंबर क्यू टाइम, 2 नंबर सेटअप टाइम, 3 नंबर रनिंग टाइम, 4 नंबर वेटिंग टाइम, 5वां नंबर मूवमेंट टाइम. नाउ क्यू टाइम जैसा कि पहले स्पीकर्स बोल के गए हैं, हमारे को कागज को पहले दिन ही अंदर में लाना है. जो प्रोडक्शन प्रोग्राम करना है वो पहले दिन करना है, जिससे कि कागज हमारा फ्लोर पर है. सवेरे ऑपरेटर आ करके रील निकालेगा, लाएगा, कराएगा, मशीन पर चढ़ेंगे. नाउ वी लॉस्ट 2 hours, 1 hour. नो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. तो ये क्यू टाइम का जितना भी अपने इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले दिन कागज ला के फ्लोर पर मशीन के पर ला के रख सकते हो, जिससे कि ये टाइम अपनी सेव हुए. नो सेटअप टाइम. सेटअप 3 चीज से अपने सेटअप करते हैं भाई. कोरुगेटिंग मशीन में रोटरी स्लॉट, तो ये 3 सेटअप अपने करना पड़ता है क्योंकि साइज अपने को अलग अलग निकालना है. नो जितना हम कम समय में काम करा सके उतना ही बढ़िया है. हम अगर एक सारा दिन में एक ही रन पूरा निकाल सके वो भी बढ़िया है. लेकिन चेष्टा यही करनी है कि हमको 2 सेटअप से ज्यादा नहीं करना पड़े इस दिन में. उसी हिसाब से प्रोडक्शन प्रोग्राम कर लें. अगर 10 दिन बाद डिलीवरी हुए तो हम अगर आज भी माल बना ले तो कोई हर्जा नहीं है. हमको 10 दिन बाद तो डिलीवरी करना ही है. तो इससे सेटअप टाइम बचती है और प्रोडक्शन हर में ज्यादा होगा. तो दैट इज ए एडेड एडवांटेज. रनिंग टाइम के अंदर में भी वही जब आप बोलोगे कि रन टाइम वही रेगुलर कस्टमर का यदि मंथली प्रोग्राम हुए तो एक साथ माल बनाने से जो समय की बचत होगी वो बेहतर है. ना वेट टाइम के अंदर में हम ज्यादा दिन अगर शीट को रखते हैं ऐसे ही खुले एटमॉस्फेयर पर तो शीट सूख जाएगी, ज्यादा सूख जाने से रोटरी स्लॉट सब जगह हमको प्रॉब्लम्स आएगी और वेस्टेज में बढ़ोतरी. और मूवमेंट टाइम बॉक्स बनाने के बाद भी अगर हम उसको ज्यादा दिन रखते हैं तो स्टिच रस्टेड हो जाती है. हर समय होता ही है ऐसा. और ये स्टिच रस्ट होने के कारण कस्टमर के रिजेक्शन होने का डर रहता है. ये थैंक यू. ये मटेरियल हैंडलिंग विद इन मशीन्स, अगर हम लोग ट्रॉली यूज करें, अभी तो जैसे हम लोग मैनुअली उठा के नहीं, हैंडलिंग मशीन तो ट्रॉली के ऊपर में ही अपने को निकाल के पेस्टिंग के बाद अपने को निकाल के ट्रॉली के ऊपर में ही माल आगे हर एक जगह ले जाना है. तो वो तो अपने सवेरे स्पीकर फर्स्ट टाइम बात कर रहे थे, अपने को रील को भी ट्रॉली के ऊपर में ले जाना है. প্রিন্টিং হয় যারা অফসেট প্রিন্টিং যারা করে অনেকে যারা চায় এবং পার্টি যে ধরনের চায়, কাস্টমার যে ধরনের চায় আমাদের সেই ধরনের প্রিন্টিং করে দিতে হয়. অফসেট প্রিন্টিং ছাড়া আমরা একটা করা স্ক্রিন প্রিন্টিং, ব্লক প্রিন্টিং বহুদিন ধরে আছে, আর ফ্লেক্সো প্রিন্টিং. তো অফসেট প্রিন্টিং সাধারণত বড় বাক্সতে হয় না, হলেও ওই পার্ট করে করতে হয় এবং অফসেট প্রিন্টিং এর লসটা হয় সবচেয়ে বেশি. প্রথমত অফসেট প্রিন্টিং সাধারণত যে কাগজগুলো করতে হয় মেনলি বোর্ডের উপর যে কাগজ চায় সেগুলো যে অফসেট প্রিন্টিং করতে হয়, অফসেট প্রিন্টিং এর সেট আপ টাইম অন্য সেট আপের টাইমে বেশি লাগে. তার জন্যে যে ব্যবস্থাগুলো করলে অফসেট প্রিন্টিং এর সবচেয়ে কম ওয়েস্টেজ হয় সেটা হলো যে অপারেটরকে ট্রেনিং দেওয়া. অপারেটররা প্রথমত বোর্ডের উল্টো দিকে যদি করে সেট আপটা করে মেশিন, তাহলে বোর্ডটাকে পরে ইউজ করে. এতে দেখা যায় কিন্তু কয়েকটা বোর্ড ফাইনাল যখন সেট আপ হয় তখন করতেই হবে, কিছু ওয়েস্টেজ হবে. 50-60টা ওয়েস্টেজ 4 কালার মেশিনে
হবেই, এটাকে আটকানো যায় না। সেই জন্য যেটা দরকার হয় যে রানটা বেশি করতে পারলে তাহলে পার্সেন্টেজ অফ ওয়েস্টেজ কম হবে। रिक्वायरमेंट है, अगर इनको बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाएगा अगर हम लोग ये नहीं काटेंगे तो क्रीपर साइड अलाइनमेंट के लिए। और 4 कलर जब आप छापते हैं तो आपका मशीन में वेस्टेज बढ़िया जॉब है, डिपेंड्स ऑन जॉब, 150 से 200 शीट मिनिमम वेस्टेज होगा। अपने को उस समय अगर वो वेस्टेज बोर्ड अलग से अपने लेके अपने काट छाट उसमें से करके, जैसे पंचिंग में रेडी के लिए भी अपना 10-20 शीट 25 शीट वेस्टेज होता है, तो वो सब अपने को बोर्ड को वहाँ पर यूज़ करना चाहिए। और दूसरे जगह में भी अपने ये बोर्ड यूज़ कर सकते हैं पेस्टिंग करके वैसे करके। और मैं एक बोलना चाहूँगा कि स्क्रीन प्रिंटिंग जैसे अपने इन हाउस घर में करते हैं तो बहुत बार पार्टी का स्पेसिफिकेशन होता है फ्लेक्सो प्रिंटिंग का, लेकिन अगर पार्टी को अपने स्क्रीन भी देते हैं तो 2 प्रोसेस या 3 प्रोसेस आप एक मशीन पे करिए, उससे आपका वेस्टेज बच सकता है। जैसे मैंने लिखा है मॉडर्न कॉन्सेप्ट मेन मशीन मटेरियल मेथड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर बॉक्स मेकिंग प्रोसेस, राइट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड the process is on different machines with many men shifting of materials from one to other process by adopting various methods. Next slide. इसमें ये ऑनलाइन कटिंग ऑन कोरुगेशन मशीन, कोरुगेटेड रोल्स काफ़ी बनाते हैं, उसके बाद में शीट काटते हैं। अगर ये ऑनलाइन ऑटो कटर या तो मैनुअल कटर यूज़ किया जाए तो उसमें अपने वेस्टेज बचा सकते हैं। And it amounts to 1%. सेकेंड है RS4 और रोटरी स्लॉटर, माने ये भी मल्टी ऑपरेशन है, इट इज़ 2 in 1। तो अपने बॉक्स आफ्टर पेस्टिंग प्रोसेस अपने बिफोर स्टेपल नॉर्मली 3 प्रोसेस से बॉक्स बनता है। फर्स्ट 2 बार क्रेसिंग, उसके बाद में 4 क्रेसिंग 10 स्लॉट। अगर अपने इसको अवॉइड करके फर्स्ट 2 क्रेजिंग करने के बाद चेन स्लॉटर अगर यूज़ करें तो अपना मान लीजिए अगर मैं 50 टन 60 टन हैंडल करते हैं महीना में, तो 50-60 टन का अपना मटेरियल शिफ्टिंग एक मशीन से दूसरे मशीन पे माने बच सकता है, उससे वेस्टेज बचता है। अच्छा 3 in 1, ये इन दिनों में 5-7 साल 8 साल में ये नया कॉन्सेप्ट आया है कि आफ्टर पेस्टिंग अगर आप ये मशीन में डाल दो तो रेडी फॉर स्टिच, कोई हैंडलिंग नहीं, कुछ भी नहीं। और कुछ एक बॉक्सेस दिस माने जिसमें रजिस्ट्रेशन का थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम आता है, लेकिन अपना कोरुगेटेड बॉक्स का पैनल में थोड़ा सा सेंटर माने चूलचा लग रहा आउट हो अगर चल सकता है तो ये मशीन इज बेटर। लिटिल बिट रजिस्ट्रेशन आउट होता है, लेकिन ये अपने अगर जो बॉक्स बनाते हैं अगर उसमें भी अपने देखे तो बहुत पैरामीटर्स है सेंटरिंग का फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। तो अपने जितना भी सेंटर बाद में कर ले, ओरिजिनली प्रिंटिंग पे अगर थोड़ा सा भी 19 भी है तो वी कैन नॉट दाया बाया अपने सेटिंग करके करते रहते हैं। उसमें बोथ साइड फीडिंग है, बोथ साइड डिलीवरी है, तो ये भी मल्टी ऑपरेशन करने से एडवांटेज है, बचा सकते हैं। थैंक यू चेतन भाई। आप डायरेक्ट बोर्ड कटिंग करो, कोरुगेशन मशीन में डायरेक्ट बोर्ड कटिंग करो तो आपका वेस्टेज कम होगा। रीजन आपने जैसे आपने मान लो प्रॉपर उसका स्कोरिंग हो, प्रॉपर कटिंग हो। यदि टेढ़ा काटेगा तो आगे जाके आपका बक्सा का फॉर्मेशन सही नहीं होगा। यदि हम लोग सीट गलत कट रही है, हमारी लेंथ ज़्यादा कट रही है तो हमारा लॉस हो रहा है। और सेफ होने के लिए हमने बोला तो 1/4 इंच सब ज़्यादा काट दे तो कंपनी वैसे उठ जाएगी। दिस इज माई एक्सपीरियंस। थैंक यू गुप्ता जी। और डाई कटिंग is important part of any sort of packaging worldwide. Accordingly, it plays a vital role in our corrugated box making of different size, shapes and styles. Die punching is very popular in consumer packing, where die cutting on offset printed board is widely in use, increasing the self-appealing or display of the boxes. Nowadays, corrugated die punch printed board is widely used in POP and the display containers. Offset printing का जमाना आ गया है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बढ़ रहा है, सबको बढ़िया प्रिंटिंग जो उसका मॉडल है वो रोल मॉडल उसको बॉक्स पैकिंग में भी चाहिए। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट पेंड हो गया है, दे कैन नॉट डायरेक्टली एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स, तो वो डिस्प्ले। मेरे पास कीलाइन है लेकिन ये पावर पॉइंट में कन्वर्ट नहीं हुआ,
के सर्विस सर की लाइन। मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ कि एक पार्टी का बॉक्स पॉजिटिव ज़्यादा पंच होते हैं, जो अगर अपने जितना बड़ा करें उतना अपने ट्रिम सिंगल कट नाइफ यूज करके और एक्स्ट्रा वेस्टेज बचा सकते हैं। नो फिनिश एट स्टिचिंग जॉइंट्स। ऑफसेट प्रिंटेड बॉक्स के अंदर में नॉर्मली स्टिचिंग जॉइंट जो होता है उस पे एक्स्ट्रा ट्रिम अपने ½ इंच का देते हैं। अगर 20-30 बोर्ड लगना है तो अपने ½ इंच उधर का ट्रिम पकड़ के 20-30.5 इंच देते हैं। तो मेरा मानना है कि नॉर्मली दिस बॉक्सेस डाई कटेड प्रिंटेड बॉक्सेस आर इनसाइड स्टेपल्ड। तो अपने टेकन केयर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रिंटिंग, तो पॉजिटिव में भी इनपुट उसके उसी टाइम में कर दिया, तो बोर्ड का भी कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगा, प्रिंटिंग का भी नहीं लगा, पंचिंग का भी नहीं लगा। डाई में ये टुकड़ा पहले लंबा निकाल लिया, फिर अलग से खाली पंचिंग स्टेपल करना पड़ा। ये 10,000 बॉक्स का ऑर्डर था, तो ये 10,000 के साथ मेरे पास ऐसा जॉब था, तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। छोटे मोटे सभी के पास ऐसे जॉब रहते आगे पीछे। ये बॉक्स का ओरिजिनल स्टाइल दूसरा था। ये पार्टी जिसका ये ऑर्डर था उसका ओरिजिनल स्टाइल टकिंग टाइप का था। पार्टी को एजुकेट किया, आटा कम कर दिया बॉक्स में, पार्टी ने माल ले लिया। मैंने 30,000 बक्सा बेचा है, 2 रुपया। बहुत बढ़िया। ये ट्रे मेरा पार्टी का रेगुलर रिक्वायरमेंट है, लंबा ऑर्डर जाता है मेरा, बट फ्रॉम टाइम टू टाइम जहाँ चांस मिलता है मैं इसको बनाते रहता हूँ नॉर्मल वेस्टेज में से। ये अदर एग्जांपल्स ऑफ ये इसका एक ही पार्ट बना विद द वेस्टेज का, दूसरा पार्ट भी दूसरा में लेकिन ये 50% बॉक्स कंपोनेंट बन गया, जो अदरवाइज मैं फेंक देने वाला था 2-3 रुपया किलो में। ये 40 रुपया किलो में कन्वर्जन हुआ इसका। ठीक, दैट्स इट, थैंक यू। अब हम 2 तरह से प्लान कर सकते हैं। एक तो ये कि हम लोग माल ज़्यादा से ज़्यादा बना के रखें और फिर हमारे कस्टमर के पीछे पड़े कि बॉक्स ले लो, शेड्यूल दे दो। और दूसरा तरीका है पुल। इसमें हम लोग को अगर हमारे कस्टमर्स के शेड्यूल पहले से मिल जाए, अगर हमें फ्राइडे को बॉक्स देना है तो हम ट्यूसडे से प्लानिंग चालू करते हैं प्रोडक्शन का और फ्राइडे को डिलीवरी दे देते हैं। तो मेरे हिसाब से जो सेकंड मेथड है वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमारे घर में इन्वेंट्री रहती नहीं है। अगर इन्वेंट्री रहेगी नहीं तो ख़राब क्या होगा। दूसरा पॉइंट है पेस्टिंग रोलर्स, सॉरी टेकअप फैक्टर। मेरी कलकत्ता में एक फैक्ट्री है और एक बॉम्बे में एक फैक्ट्री है। तो हमने स्टडी किया कि दोनों फैक्ट्रीज में जो फ्लूट्स है दोनों में ही NF निकल रहे हैं और दोनों का फ्लूट हाइट भी एक ही है, लेकिन एक फैक्ट्री 1.5% पेपर ज़्यादा खा रही है और एक फैक्ट्री 1.5% पेपर कम खा रही है। मशीन वालों से बात किया तो ये समझ में आया कि फ्लूट में एक प्रोफाइल होता है, एक टेकअप फैक्टर होता है। अगर वो चेंज कर दो तो रिजल्ट सेम मिलेगा, लेकिन पेपर में 19-20 का कंजम्पशन होगा। रश पकड़ने की वजह से सरफेस जो है अनइवन हो जाता है और उसके कारण से पेस्टिंग भी अनइवन होती है। अनइवन पेस्टिंग यानी कि डीलैमिनेशन यानी कि वेस्टेज। तो इसका उपाय यह है कि हम लोग अपने पेस्टिंग रोलर्स को चेक करें, रीग्राइंड करें और या फिर उसको एबोनाइट या क्रोमियम रोलर्स में कन्वर्ट करें। हाँ जी। चौथा पॉइंट है क्रश स्टिच फ्लैप। हमें मोस्टली जो ऑर्डर्स मिलते हैं वो इनसाइड डायमेंशन बेसिस पे मिलते हैं। अब अगर हम लोग कोई 7 प्लाई बॉक्स को देखें, 7 प्लाई बॉक्स में जो स्टिचिंग फ्लैप है वो 10 mm जगह खा लेता है, यानी कि हमारा इनसाइड मेजरमेंट 10 mm कम हो गया। अगर हम लोग स्टिचिंग फ्लैप को क्रश कर देते हैं और उसको 3 mm के लेवल पे ले आते हैं तो हमारा आईडी बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से हम लोग हमारी जो शीट का जो लेंथ है इसको कम काट सकते हैं और वो हमारे लिए सेविंग है। आखिरी पॉइंट जो है, जो कि बहुत ही अहम है, बॉक्स स्टोरेज एंड डिस्पैच। पता नहीं हम लोग अपने बॉक्स स्टोरेज में कितना ध्यान देते हैं। आपको मेरी फैक्ट्री की बात बताता हूँ। हमारी फैक्ट्री में हमने गोडाउन बनाया जहाँ पर कि हम लोग बॉक्सेस स्टोर करते हैं, लेकिन मैंने देखा कि वो फ्लोर में से डैम्प बॉक्स में घुस के काफ़ी बॉक्सेस ख़राब कर रहे थे। तो फिर हमने पैलेट पे स्टोर करना चालू किया। अच्छा, दूसरा हमने देखा कि हमारे फैक्ट्री के ठीक बगल में एक फूड गोडाउन है, तो वहाँ से चूहे हमारे फैक्ट्री में भाग के आ जाते थे
और हमारे बॉक्स को रोज नुकसान पहुंचाते थे। कई बार हजारों रुपए का नुकसान हम लोगों ने फेस किया है इस चूहे फैक्टर के कारण से। तब से हमने पेस्ट कंट्रोल करना चालू किया है। पेस्ट कंट्रोल कराने के बाद से हमारा वेस्टेज बहुत कम हुआ है। रही बात डिस्पैच की, डिस्पैच में हम लोग देखते हैं कि ये जो रस्सी बांधते हैं जोर से खींच के बॉक्स पैक करने के बाद में, तो काफ़ी बॉक्सेस को फाड़ देती है, तो उसे हमें केयरफुली पैक कराना चाहिए। बस यही कहना चाहूँगा आप लोगों से। आपका कोई ऑब्जर्वेशन या कमेंट साहब? आप ये बताओ प्रेस कैसे करोगे? 10,000 डब्बा बनाना है, हाउ यू प्रेस दैट हाफ इंच? जैसे कि हेमंत जी बोल रहे थे, एक अटैचमेंट आता है स्कोरिंग मशीन, स्कोरिंग में अटैचमेंट लग सकता है, उसके कारण से वो क्रश हो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा सेविंग हो सकता है। कितने टाइम का अटैचमेंट लगता है? जो लास्ट वाला पोर्शन होता है। हाँ जी, स्कोरिंग में लगेगा, स्लॉटिंग में आरएसएस RS4 में हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। आपके क्या विचार हैं इस बारे में? कुछ फायदा पहुंचा है हमें? हमें लगता है कि हम कम कर सकते हैं। कम कर सकते हैं। बसाक जी, बसाक बाबू, लगता है ये कम हो सकता है। हो सकता है। रानिया जी, नहीं, कुछ पॉइंट्स ऐसे पकड़ में आए हैं जो कि फायदेमंद है हमारे लिए। बिल्कुल साहब। मुकेश जी, पॉइंट लिख के तो डाटा कंपाइल करने के हमारे काम में आएगी। तो नाम लिखने का दरकार नहीं, ऐसे ही आपने डाटा कंपाइलेशन के लिए हो जाएगा। तो सर फर्स्ट रिकॉर्ड लूंगा आपका। वैसे तो वोट ऑफ थैंक्स एक फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन मैं दिल से हमारे स्पीकर्स और हमारे क्वेश्चन आंसर पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, खासकर श्री अनु भाई का, जो कि तबीयत खराब होने के बावजूद यहाँ पर आए बैठे हमारे साथ में। आरजी अग्रवाल साहब, कोठारी साहब, हेमंत जी, गुप्ता जी, विनय बाबू, चेतन भाई, विप्लव दत्ता साहब, मिलन डे साहब, सतीश कपूर साहब। मैं चाहूँगा कि आप लोग जोरदार इनके लिए तालियां बजाएं और इनको शुक्रिया अदा करें। फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मिस्टर हेमंत सरावगी जी का। ये जो आज हम लोगों ने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है, इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स थे तो एक आदमी थे, वो थे हेमंत जी। हेमंत जी, जब से हम लोगों ने ये सोचा है तब से रोज हमें फोन कर करके ये काम करो, वो काम करो, और किसी तरह से इसको इन्होंने पूरा किया है। और साथ ही में ऑर्गेनाइजिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है आरजी साहब और कोठारी जी ने। मैं चाहूंगा इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और सबसे जरूरी जो है थैंक यू कहना आप लोगों को। आप लोग यहाँ आए, इस सेशन को इंटरैक्टिव बनाया, अपने सजेशंस दिए। एक बार फिर आप लोगों के लिए जोरदार तालियां। कुछ देर पहले हेमंत जी कह रहे थे कि भाई वेस्ट रिडक्शन करते करते मेरा तो वेस्ट WAST वेस्ट रिड्यूस हो गया, कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कुछ लाइट रिफ्रेशमेंट्स हैं, इसे लेकर ही जाए। थैंक यू सो मच। फाइनली भाई सुनील जी के लिए ताली भाई। थैंक यू सर। टेबल